Hello students, we have been discussing about learning and culture of Central Islamic lands, in which we had already studied about Quran. Quran is an Arabic book that consists of 114 chapters in descending orders, that is big chapters to small chapters, except first chapters, that is of prayer of Quran, and we can say that it is the introductory part of the Quran, just like preamble of the constitution. Preamble is the introductory part of the our constitution, and first chapter of the Quran is also a prayer of Allah, that is the introductory part of the Quran. After discussing about Quran, we have discussed about Sharia. Sharia is a law, Islamic law that provides the guidance to the Islamic people in a society, and Sharia has some drawbacks regarding issues in the societies, and due to this there were emergence of different views and opinions in laws. For this, establishment of 4 schools of laws were there, and we have discussed about the name of the 4 schools. After that, we have discussed about Kashi. Kashi is a person who was appointed as a judge by the state in a region or a locality to solve the issues of a society, that is related to marriage, divorce, and property issues. So these things we have already discussed about learning and culture of Central Islamic lands in our previous lecture. Today we are going to start further topic of learning and culture, that is Sufism. तो आज हम जो बात करेंगे वो सूफीज़म के बारे में करेंगे. सूफीज़म क्या है? सूफीज़म देखो, शरिया में जो ड्रॉबैक आने लग गई थी, कुरान में जो बातें नहीं कही गई थी या जो बातें कही गई थी, उसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए लोग आगे आए थे, उन्हें सूफीज़म कहा जाता है या सूफ़ी लोग कहा जाता है. तो पहले जो थिंकिंग चल रही थी इस्लाम में, दैट इज़ ऑर्थोडॉक्स कुरान थिंकिंग. तो जो लोग थे वो रूढ़िवादी के थे, मतलब एक ही चाल चलन पे लोग बिलीव कर रहे थे, जो जैसा कह रहा था उसी पे वो बिलीव कर रहे थे. उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क करके नहीं देखा था. तो कुछ टाइम पीरियड के बाद सूफीज़म अराइज़ हुआ. सूफीज़म मतलब ऐसे कुछ लोग जिन्हें सूफ़ी कहा जाता था, वो सामने आए लोग जिन्होंने प्रैक्टिकल वर्क करके कुरान को समझा, कुरान को इम्प्लीमेंट किया. तो उन्हें जो हम कहेंगे वो सूफीज़म कहेंगे. यानी एनालिटिकल पावर उनके अंदर आ गई थी थिंकिंग की. उन्होंने एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को एनालाइज करना या इवेल्युएट करना शुरू कर दिया था. तो सूफीज़म जो लोग हुआ करते थे, दैट इज़ रिलीजियस माइंडेड पीपल. कैसे हुआ करते थे? रिलीजियस माइंडेड पीपल हुआ करते थे. मीन्स वो मतलब कुरान को फॉलो तो करते थे, लेकिन उनका जो फॉलोइंग मेथड था दैट इज़ बेस्ड ऑन टोटली ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल वर्क. तो असेटिज़म के बेस पे उन्होंने कुरान को फॉलो किया था. असेटिज़म का मतलब जब आप वर्ल्ड के सारे प्लेजर्स को डिनाई कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बिहाइंड कर देते हैं, लेफ़्ट ओवर कर देते हैं, उसे असेटिज़म कहते हैं. जैसे हिंदी में हम इसे संन्यास कहेंगे. तो संन्यास आप समझती हैं क्या होता है? संसार के सारे सुखों को त्याग करके जब आप भगवान में लीन हो जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके तप करते हैं, तो उसे असेटिज़म कहा जाता है. और माइस्टिज़म कहा जाता है. और माइस्टिज़म में भी वो बिलीव करने लगे थे. माइस्टिज़म भी वही टर्म है कि भगवान में बिलीव करना, लेकिन वो बिलीव आपने कब अपने अंदर अराइज़ किया? प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे अराइज़ किया था. तो सूफीज़म ऐसे लोग होते हैं जो असेटिज़म और माइस्टिज़म के भी ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी इन पे बिलीव करते हैं, या रिलीजियस माइंडेड पीपल होते हैं. इन्हें सूफ़ी कहा जाता है. तो 8th और 9th सेंचुरी का जब टाइम पीरियड आया था, तब एक टर्म यूज़ की जाने लगी, दैट इज़ पैंथिज़म. पैंथिज़म एक ऐसी टर्म है जिसमें आप एक बिलीफ रखते हैं कि जो गॉड है वो सिंगल है, वो सबके लिए एक ही गॉड है, एक ही हमारे भगवान है, और वही वो मतलब क्रिएटर है हमारे सबका. हमें डिफरेंट गॉड्स ने नहीं बनाया, हमें एक ही गॉड ने बनाया जो हम सबके क्रिएटर हैं. तो पैंथिज़म के ऊपर सूफीज़म ने यानी सूफ़ी लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया था. उनका जो मेथड्स था अपने गॉड के बारे में बताने का अपने फॉलोअर्स को, दैट इज़ म्यूज़िक. वो म्यूज़िक को क्रिएट करते थे अपने फॉलोअर्स को गॉड के बारे में बताने में या अपने लव और पैशन को एक्सप्रेस करने में.
तो ये कुछ टर्म्स थी सूफीज़म के बारे में। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही इजी टॉपिक है। सूफीज़म जो था, जो डिफरेंट व्यूज़ और ओपिनियंस आने लग गए थे लॉज को लेकर, जो लॉज शरिया में या हम कहीं कुरान में डिफ़ाइन किए गए हैं इस्लामिक लैंड में, और उस डिफ्रेंशिएशन पर रिलीजन को चूज़ करता है। तो सेकुलर लर्निंग का मतलब यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस। तो डिफरेंट टाइप्स की, यानी हम कहें वेरियस टाइप्स की लर्निंग वहाँ पर होने लग गई थी। कुरान के अलावा भी क्या होने लग गए थे, लोग बातें सीखने लग गए थे। यानी अल्टरनेट वर्जन्स आए थे गॉड एंड यूनिवर्स के, यानी तरह तरह के लैंग्वेजेस में या तरह तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स में गॉड और यूनिवर्स के बारे में बताया गया था। फिर 7th सेंचुरी का जब टाइम पीरियड आया तो ग्रीक फिलॉसफी तो जी वो डाइंग आउट होने लग गई थी, यानी वो उनकी इम्पोर्टेंस कम होने लग गई थी। तो जब इस्लामिक लैंड्स में स्कूलिंग एजुकेशन दी जाती थी तो उसे कहा जाता था, तो जब स्कूलिंग एजुकेशन दी जाती थी तो उसे कहा जाता था मकतब। तो पहले मकतब तक ही क्या दिया जाता था, एजुकेशन दी जाती थी। फिर सेकुलर लर्निंग होने लग गई, तो मतलब मकतब से आगे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। और फिर जैसे हमारी कॉलेज लाइफ होती है तो वहाँ पे मदरसा कहा जाता था। कॉलेज लाइफ को क्या कहा जाता था, मदरसा कहा जाता था। और फिर मदरसा में एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी। और ये जो मदरसा थे, मतलब कॉलेज थे, वो काफ़ी जगह पे डेवलप्ड हुए, जैसे अलेक्जेंड्रिया में, सीरिया में, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, इन सब का डेवलपमेंट हुआ था। और वहाँ पर सेकुलर लर्निंग होने लग गई थी, फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाती थी, मैथ्स के बारे में टीचिंग होने लगी, लर्निंग होने लगी, मेडिसिन के बारे में लर्निंग होने लगी। तो सेकुलर लर्निंग हम कह सकते हैं कि इस्लामिक लैंड में एग्जिस्ट करने लग गई थी 7th सेंचुरी के बाद या 7th सेंचुरी से। तो ग्रीक फ़िलासफ़ी जो थी वो अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने लग गई थी। क्या होने लग गई थी, ट्रांसलेट होने लग गई थी। और बहुत सारे जो फ़िलासफ़र्स हैं उनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया गया था, जैसे वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल को ट्रांसलेट किया गया अरेबिक लैंग्वेज में, एलिमेंट्स ऑफ इवलिट, ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट के एग्जांपल हैं जिन्हें ट्रांसलेट किया गया था इस्लामिक लैंड्स के पीपल के लिए। पेटोलमीज, एल्मेंगस्ट, और साथ ही साथ इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन के बारे में भी अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया। जब इस्लामिक लैंड का डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब उस टाइम उनका डेवलपमेंट तो हो रहा था, लेकिन हमारी जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन थी वो पहले से डेवलप्ड हो चुकी थी, जिसके बारे में उन्होंने पढ़ना या सीखना शुरू कर दिया था। तो कुछ सेकुलर लर्निंग यहाँ से प्रूव हो जाती हैं कि वहाँ पर हो रही थी। साथ ही साथ कुछ ऐसे फ़िलासफ़र्स भी आए थे, जैसे बात की जाए इब्न सीना की। इब्न सीना एक डॉक्टर भी थे और फ़िलासफ़र थे जिनका टाइम पीरियड था 982 to 1037 का, जिन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट यानी एक बुक लिखी थी जिसे कहा जाता था अल खनन फिल तिब। अल खनन फिल तिब, ये जो बुक थी दैट इज़ कैनन ऑफ मेडिसिन, यानी इसमें मेडिसिन के बारे में बताया गया था। और मेन जो जितनी टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इसमें डिफ़ाइन की गई थी दैट इज़ 760 मेडिसिन को इसमें डिफ़ाइन किया था। फिर एक एक्सप्रेशन को भी डिफ़ाइन किया जाने लगा इस्लामिक लैंड में, दैट इज़ कॉल्ड अदब। अदब को क्या किया, अदब क्या था, एक एक्सप्रेशन था, यानी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन था जिसको यूज़ किया जाने लगा इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेशंस को डिफ़ाइन किया गया। और फिर एक और पोइट थे, यानी अबू नवास नाम के, जो पर्शियन पोइट थे, जिन्होंने वाइन एंड मेल लव के बारे में लिखा था। अब ये जो वाइन है और मेल लव है दोनों ही फोरबिडन है कुरान में, यानी इनकी मनाही है कुरान में, लेकिन फिर भी वहाँ पर इनके ऊपर पोइम्स वगैरह लिखी गई पर्शियन लैंग्वेज में, जो लोगों ने लर्न की, लोगों ने सीखी, जो लोगों ने पढ़ी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुरान के अलावा भी क्या हो रहा था, वहाँ पर सेकुलर लर्निंग एग्जिस्ट कर रही थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। और साथ ही साथ रुबई का भी क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। अब ये रुबई क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। रुबई क्या थी, एक 4 लाइन स्टैंजा पोएम हुआ करती थी, सिर्फ 4 लाइन स्टैंजा। एक 4 लाइन स्टैंजा आर्टिकल को हम क्या, यानी जो 4 लाइन स्टैंजा को हम क्या कह सकते हैं, रुबई कह सकते हैं, जिसमें जो फर्स्ट 2 लाइन थी ना वो इंट्रो हिंट दे देती थी, यानी हिंट दे देती थी इंट्रो के बारे में, यानी उस टॉपिक के बारे में। और 3rd लाइन फाइनली पोस्ट कर देती थी, यानी 3rd लाइन से आपको पता चल जाता था कि इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेट टॉपिक क्या है उस चीज़ का।
और फोर्थ लाइन जो थी वो पूरा का पूरा पॉइंट ही डिलीवर कर देती थी, यानी जो वो बात कहना, वो 4 लाइन स्टैंजा बात कन्वे करना चाहता था या जो मैसेज वो देना चाहता था वो फोर्थ लाइन में डिलीवर हो जाता था। मेनली जो रुबाई यूज़ की जाती थी, इट यूज टू एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ बिलव्ड एंड प्रेज ऑफ पैट्रन। तो उस टाइम पीरियड में पैट्रन को भी यूज़ किया गया। पैट्रन क्या है, मतलब जो फीलिंग होती है हमारे कंट्री के लिए, पैट्रनिज्म, तो उसको भी यूज़ किया गया। और बिलव तो आपको पता है, टू अ पर्सन टू होम वी लव, जिसे हम प्यार करते हैं उसे हमारा बिलव्ड कहा जाता है। तो रुबाई को इन टर्म्स में यूज़ किया जाना, इनके लिए या इनके बारे में जब हम डिफ़ाइन करते थे 4 लाइन स्टैंजा में, तो उसे रुबाई कहा जाता था। तो ये कुछ लर्निंग एंड कल्चर चल रहा था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड, जिससे हमें ये पता चला कि वहाँ पे कुरान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सीखी जा रही थी, जिसमें हमने बहुत सारी बातें की कि गॉड एंड यूनिवर्स के अल्टरनेट वर्जन्स आए थे, ग्रीक फ़िलासफ़ी डाइंग होने लग गई थी, कॉलेजेस बनने लग गए थे जिसे मदरसा कहा जाता था, मकतब तो वहाँ हो ही रहा था, स्कूलिंग एजुकेशन। कुछ फ़िलासफ़र्स आए, कुछ पोइट्स आए, कुछ पोइट्री टर्म्स वहाँ यूज़ की जाने लगी। तो इससे हमें यहाँ पता चला सेकुलर लर्निंग वर देयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड। इससे पहले हमने सूफीज़म के बारे में पढ़ा। सूफीज़म जो है वो सूफ़ी लोगों के लिए टर्म यूज़ की गई है, और सूफ़ी लोग ऐसे लोग हैं जो रिलीजियस माइंडेड पीपल है, यानी जो प्रैक्टिकल नॉलेज करके, प्रैक्टिकल वर्क करके अपनी रिलीजियस नॉलेज को गेन करते थे। और जो मेथड वो यूज़ करते थे दैट इज़ असेटिज़म, संन्यास, मेस्टिज़म एंड पैंथिज़म। पैंथिज़म एक ऐसी टर्म है जिसमें हम एक ही क्रिएटर मानते हैं हम सबका। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एंड आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इजी सा टॉपिक है, इसे प्लीज़ अपने नोट्स में एज इट इज़ नोट डाउन कर लें, क्योंकि जो आपकी बुक में पैटर्न दिया गया है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा दिया हुआ है। तो ये काफ़ी ईजी है, जब इसके बाद आप अपनी बुक को रीडिंग करोगे तो आपको क्लियर होने लग जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने नोट्स बना लें अपनी नोटबुक में। एंड आगे का जो हमारा टॉपिक है यही लर्निंग एंड कल्चर, जिसमें हम और भी कंपोज़र्स के बारे में और भी ऐसे किंगडम्स और भी बातें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सेकुलर लर्निंग वहाँ एग्जिस्ट कर रही थी। फिर हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे कि उस टाइम पीरियड का आर्किटेक्चर का, और वहाँ हमारा जो चैप्टर है एंड हो जाएगा। मैंने कोशिश तो की थी कि ये चैप्टर आज ही फिनिश हो जाए, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से आप थोड़े कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हम 2 पार्ट में इसे कवर करेंगे, एक आज का और एक कल डेफिनेटली आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ let me know about this, and don't forget to pray, and don't forget to make your notes timely. See you in next video. Till then, take care. Thank you.